नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक से डाइग्रेस किया था। रादर मैं ये कहूँगा कि जो टॉपिक हम थोड़ा लेटर स्टेज में डिस्कस करने वाले थे, बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन जनरली द वर्ल्ड एंड द इश्यूज दैट गॉट क्रिएटेड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन, ये एक टॉपिक आएगा जिसको हम थोड़ा और आगे चल के एक और बार इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। बट आई थॉट लाइक Iran Israel is such an important geopolitical issue right now, so I thought like that will be a great idea to discuss it earlier. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यूरोपियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया। एंड देखिए, हर वॉर का या हर सिचुएशन का जो बहुत बार इन हिस्ट्री लाइक अ सिचुएशन विच सीम्स एक्सट्रीमली ब्लीक एंड बैड एंड अट्रोशियस, उसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स भी हमको हमेशा देखने को मिलते हैं। दैट्स द थिंग विथ हिस्ट्री, राइट? लाइक इट डजंट मतलब कोई भी चीज़ पूरी तरीके से बैड नहीं होती है और कोई भी चीज़ बहुत हमेशा पूरी तरीके से गुड नहीं होती है। वो आपको टाइम लाइन पे ही पता चलता है आगे चल के कि क्या गुड था और क्या बैड था, राइट? तो कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली क्लियर हो जाती है और कुछ चीज़ बहुत समय बाद क्लियर होते जाती हैं। ईरान इजराइल बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट वी वर डिस्कसिंग, वो आप टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे तो अब बहुत क्लियर हो रहा है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था ड्यूरिंग एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड ऑल दीज यूरोपियन पावर्स लाइक अलाइड पावर्स थॉट अबाउट दैट रीजन। तो ये अब बहुत क्लियरिटी से हमको दिखाई देता है, राइट? सो टाइमलाइन का बहुत फर्क पड़ता है एंड दैट इज व्हाई लाइक नोइंग हिस्ट्री हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ करंट इश्यूज इन डेप्थ एंड उसमें आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन क्रिएट करने का तरीका मिलता है। समझ में आती है जब चीज़ें तो बैलेंस्ड ओपिनियन क्रिएट होता है। अच्छा, ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी। सो सबसे पहला एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि जो ओल्ड मोनार्कीज थी या जो ओल्ड फैमिलीज थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, जो राजवंश थे, जो वंशानुगत चले आ रहे थे, वो बहुत सारे केसेस, बहुत सारे अल्टीमेटली सारे ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें जो मेन थे वो कौन थे? एक तो हैब्सबर्ग, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वाले जो हैब्सबर्ग मोनार्की थी, हैब्सबर्ग फैमिली थी, उनका एंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रोमानो विच वर रशियन मोनार्क्स, राइट? सो रशियन फैमिली जो ये थी मोनार्कियल फैमिली, इसका एंड कैसे होगा कि वहाँ रशिया में रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो जाएगी। उसके बारे में हम बहुत डिटेल में आने वाले एक एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बट जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन होगी तो रोमानोव वंश का अंत हो जाएगा। एंड जैसे ही बोल्शेविक रेवोल्यूशन होगी, एक और चीज़ क्या होगी? लेनिन विल से कि अरे वी विल नॉट फाइट दिस वॉर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, क्योंकि वो लोग तो अब कम्युनिस्ट नेशन बन जाएंगे, तो इसलिए सडनली वहाँ पे वो लोग वॉर से अब हट जाएंगे। और इस कारण से जो अलाइड पावर्स हैं उनमें एक अलग प्रकार का what do you say, like they will feel extremely cheated. That's one. And two, now against capitalism there is like a full ideology which is exactly opposed and is born out of the distress that capitalism created, है ना? मार्क्स का अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने इसी के को देखते हुए लिखा था ना ये सब। तो हमको ये देखने को मिलता है कि अब वहाँ पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो जाएगी, रोमानोव वंश का एंड हो जाएगा। फिर विलियम काइजर जो है वो है होहेनजोलन जो फैमिली है, उसके जो शासक हैं, वो क्या होगा कि जब जर्मनी हारने लगेगा तो वो नेदरलैंड्स भाग जाएंगे। नेदरलैंड्स में जाके ही विल टेक रेफ्यूज एंड ही विल लीव द वॉर इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। अब मिलिट्री लीडरशिप जब वॉर के एंड में जब नेगोशिएशन के लिए आना चाहती है तो अलाइड पावर्स कह देती है कि हम मिलिट्री लीडरशिप से थोड़ी नेगोशिएट करेंगे, हम तो सब डेमोक्रेटिक वाले लोग हैं और हमको तो डेमोक्रेसी वगैरह कुछ चाहिए ऐसी। तो देन द लीडरशिप विल मीट इन अ प्लेस कॉल्ड वाइमार एंड इसीलिए ही वहाँ पर वो जो फाउंडेशंस ऑफ वाइमार रिपब्लिक, वहाँ पे दे विल अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्मनी वॉज कॉल्ड एज वाइमार रिपब्लिक,
है ना. सो जर्मनी विल गो फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक विच विल स्टे फ्रॉम 1918 टू 1933, जब वहाँ पे बहुत खतरनाक फाइनेंशियल मेल्टडाउन होगा और फिर वहाँ से नाजी जर्मनी का राइज होगा, लाइक हिटलर, राइट. तो ये हमको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे इन परिवारों का एंड हुआ, क्या क्या रीजंस के कारण हुआ और उसके बाद क्या हुआ. फिर दूसरा था राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म. तो इसमें बेसिकली हमको देखने को मिलेगा कि इटली की कुछ इच्छाएं थी, याद है आपको कि एड्रियाटिक क्षेत्र हमको मिल जाए, थोड़ा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए. तो इटली को पूरा मतलब बुरा फील होगा एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि उसको रियलाइज होगा कि यार हमारे फेवर में तो ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, है ना. तो वहां से फिर मुसोलिनी का राइज होगा विच इज फासिज्म. एंड फिर इधर हिटलर, क्योंकि जर्मनी पे तो रेपरेशंस इतना ज़्यादा लोड डाल दिया गया था कि अब जो ये हर्ट नेशनलिज्म है दोनों कंट्रीज का, दिस विल टर्न इनटू फासिज्म एंड नाजिज्म. तो ये एक वर्ल्ड वॉर वन का ही देन है जो हमको देखने को आगे चल के मिलेगा. फिर क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए होगा क्या कि वॉर फ्यूल्ड इकोनॉमी विल फील अ जोल्ट, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसा होती है कि वॉर को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है. जब वॉर खत्म हो जाता है तो उस इंडस्ट्रीज की डिमांड खत्म हो जाती है, तो वहां पे जितने लोग हैं वो पहले तो बेरोजगार हो जाते हैं. दूसरा ये बात हमको बहुत समझनी है कि ये वॉर एफर्ट के लिए पैसे कहां से आ रहे थे, है ना. और ये पैसे आ रहे थे जब ये अलाइड पावर्स ने बहुत सारा लोन अमेरिका से लिया था. ध्यान रखिए ये बहुत बड़ा ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बहुत बड़ा. तो ये लोग अब सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स के डेट में आ गए हैं, इसलिए तो यूनाइटेड स्टेट्स विल राइज एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है. अब जर्मनी पे रेपरेशंस लगाए गए थे, तो जर्मनी वाज अनेबल टू पे, तो जर्मनी ने क्या किया, वो भी लोन ले लिया उन्होंने भी अमेरिका से. मतलब हो क्या रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले अलाइड पावर्स को पैसे दे रखे थे, तो वो अलाइड पावर्स ने बोला कि ये जर्मनी जब हमको रीपे करेगा तो हम वो लोन तुमको वापस दे देंगे. और जर्मनी को रीपे करने के लिए भी अमेरिका लोन दे रहा है. आप समझ रहे हैं, मतलब अमेरिका हर जगह पैसे दे रहा है अपने ही पैसे वापस लाने के लिए. ठीक है. अब होगा ये कि जर्मनी विल डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट इन 1923, और वॉर में पैसे लगाने के लिए उन्होंने बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर ली थी, तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा. इसका अंदाजा मैं आपको देता हूं कि 1919 में $1 was 32.9 जर्मन मार्क्स. बाय 1923 $1 बिकेम 433 बिलियन मार्क्स. मतलब लकड़ी जलाने की जगह आप पैसे जला लो, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको. समझ रहे हो आपको. तो इतनी बुरी हालत जर्मनी में हो गई थी हाइपर इन्फ्लेशन के कारण. दूसरा क्या हुआ, अमेरिका आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर वन इंक्रीज्ड, टर्न्ड इनवर्ड्स. ठीक है. तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अप्लाई इंप्लीमेंट कर दिया, टैरिफ्स बहुत बढ़ा दिए. तो जो ये यूरोपियन गुड्स थे अब उनको कंपीट करना भी मुश्किल होने लग गया. ठीक है. प्लस गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो लोगों को खरीदना भी मुश्किल होने लग गया. ठीक है. और जर्मन इकोनॉमी वैसे ही डिफॉल्ट कर रही है, तो अब जब डिफॉल्ट कर रही है तो अमेरिका के पास पैसे नहीं है, तो अमेरिका ने अपने ही लोगों को शेयर्स बाय करने के लिए क्या बोला, मार्जिन मनी का स्कीम लाया कि 10% आप अपना पैसा लगाओ, 90% आपको वैसे ही मिल जाएगा. तो जब वो मार्जिन मनी लगा के लोगों ने लोन खरीदे, मतलब शेयर्स खरीदे, तो पहले तो बहुत बड़ा बबल क्रिएट हुआ और फिर ये सारे लोग उस पर डिफॉल्ट करने लग गए, और जैसे ही डिफॉल्ट करे तो वो बबल क्रैश हुआ एंड दैट विल गो ऑन टू बिकम द ग्रेट डिप्रेशन. तो ये पूरा इसका आपको कनेक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से देखने को मिलेगा. एक बात मैं आपको यहां पर और एडिशनली बताना चाहता हूं. आपको याद होगा कि जब अमेरिकास की डिस्कवरी हुई थी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो वहां से बहुत गोल्ड आना शुरू हुआ था यूरोप में, गोल्ड सिल्वर. और वो गोल्ड सिल्वर शुरू में पहले कहां आ रहा था, ईस्टर्न इकोनॉमीज में, चाइना और इंडिया को जा रहा था. याद कीजिए आप, वहां पे हम चाइना इंडिया को सोने और चांदी का दलदल कहा जाता था, क्योंकि इतना सारा एक्सपोर्ट यहां से जाता था. मसाले, कॉटन, सॉल्ट पीटर, ये सब बहुत सारी चीजें यहां से जब जाती थी तो उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर यहां आता था.
ठीक है। फिर वहां पे यूरोप में जब बुलियनिज्म स्टार्ट हुआ तो उनको लगा कि यार ये गोल्ड और सिल्वर तो बहुत जा रहा है हमारा, तो कोई तरीका ढूंढना चाहिए, और इसीलिए यूरोपियन कंपनीज की इंडिया में पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जाग जाएंगे कि यहीं से ही रेवेन्यू कलेक्ट करो और यहीं के ही माल को यहीं से ही पे कर दो, ताकि गोल्ड और सिल्वर यहां देना ना पड़े। तो इन्होंने अपना गोल्ड और सिल्वर अपने पास रखना शुरू कर लिया, और हम लोगों से मतलब कॉलोनीज से ही रेवेन्यू कलेक्ट करके वहीं पे ऑफ कर देते थे। ठीक है। तो अब ये जो गोल्ड पहले इंडिया तरफ आ रहा था, फिर ये हमारे यहां से ड्रेन होना शुरू हुआ, वापस यूरोप जाना शुरू हुआ, और वर्ल्ड वॉर 1 में ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, अब ये जितना पैसा है ये अमेरिका की तरफ चला जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफर हमको देखने को पड़ता है कि वो जो साउथ अमेरिकन गोल्ड है, पहले इंडिया आया, फिर इंडिया चाइना आया, साउथ ईस्ट एशिया आया, फिर वहां से वापस यूरोप गया, और फिर यूरोप से अमेरिका चला गया, क्योंकि इन्होंने इतना डेट ले लिया था वॉर लड़ने के लिए। तो सोच रहे हैं ना कि ये वॉर मतलब सबके लिए दर्दनाक था, जीतना हारना तो चलो साइड की बात है, सबके लिए बहुत दर्दनाक वॉर साबित हुआ। फिर क्या होगा, एक और जो चीज होगी वो होगी इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट। इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बोला गया था कि टेम्पररी पासपोर्ट कंट्रोल्स लाए जाएंगे, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो पहले मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोगों को जाना इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था, और उसके बाद ये पासपोर्ट कंट्रोल्स इसलिए लगाए गए थे क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज लेबर मूवमेंट कर्ब करना चाहती थी। ध्यान दीजिए, हर कोई प्रोटेक्शनिस्ट बन गया है। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब हम अपने लोगों की तरफ इनवर्ट टर्न हो गया है, ठीक है। तो लेबर, जैसे चीप लेबर कहीं जहां पे ज्यादा काम अवेलेबल है वहां की तरफ भागती है, तो वहां माइग्रेट करती है, तो ये माइग्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया। और इस कारण से क्या हुआ, कंट्रीज की जो पावर है लोगों के ऊपर वो बढ़ने लग गई। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हमको समझ नहीं आता, बट ये बहुत ही सटल, जिसे कहते हैं सटल वे में कुछ चेंज हो गया, और वो हमेशा परमानेंट ही बन गया। तो कर्ब्ड ह्यूमन फ्रीडम एट अ सर्टेन लेवल। फिर एक और इम्पैक्ट क्या हुआ, दिस इज द 5th वन। तो वापस से एक क्विक रिविजन है कि 1st वन, पुराने राजवंशों का अंत, ओल्ड मोनार्कियल फैमिलीज दे एंडेड, rise of fascism and Nazism as result of hurt nationalism in Italy and Germany, war-fueled economy got the jolt after the World War and then finally turned into a Great Depression. Then socio-economic realignment, and the 5th one is कि देखो जो आदमी लोग थे, men were on the war fronts, तो फैक्ट्रियों में women started working in a big number and that impacted the social status. ये एक अच्छा impact है, ठीक है। So the condition of women became better, social economic condition became better, और इसी कारण से right to vote और adult franchisee was extended to women, plus the rise of feminist movement. मतलब ऐसा नहीं था फेमिनिस्ट मूवमेंट की बिल्कुल बात नहीं हो रही थी इसके पहले, बट दिस गेन्ड स्ट्रेंथ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होगा। हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाने से सोशल स्टेटस अपने आप बढ़ जाता है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इकोनॉमिक स्टेटस अगर इंप्रूव होता है तो सोशल स्टेटस इंप्रूव होने की बात धीरे धीरे पॉसिबल होने लगती है, ठीक है। फिर बहुत बड़ा इंपैक्ट फैमिलीज पे आया, क्योंकि फैमिलीज वर अटरली ब्रोकन मतलब मेन चले गए वॉर फ्रंट पे, जो महिलाएं थी वो फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, और बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कूल छोड़ के फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया था। तो इट लेड टू अ बिग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फैमिलीज। देन केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये देखा नहीं गया था पहले, ये पहली बार देखा गया। क्लोरीन गैस का यूज, मस्टर्ड गैस का यूज, फॉस्जीन गैस का यूज, ये सब बहुत मतलब क्या कहते हैं इसको, घटिया हरकतें हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। इन सब का यूज देखा गया, मतलब तुम ह्यूमैनिटी से ऊपर आगे कहीं ज्यादा अलग जाकर इस तरीके के काम कर रहे हो जस्ट टू विन दैट वॉर। And then the idea of rationalism and human judgment received jolts. और जब भी ऐसा होता है तब क्या होता है, faith based approaches
प्रोमिनेंट हो जाती है। इस केस में एक और जो अप्रोच बहुत जिसको स्ट्रेंथ मिलेगी वो है स्केप्टिसिज्म, संशयवाद, संशय होना, ठीक है, संशयवाद विल गेन स्ट्रेंथ। तो ये तो सोसाइटल इंपैक्ट थे, कुछ 7-8 इंपैक्ट हमने यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। फिर इंपैक्ट ऑन द मैप क्या है, नई कंट्रीज क्रिएट होंगी। तो ध्यान दीजिए, जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, ठीक है, और बल्गेरिया उनके साथ हो गया था। तो बल्गेरिया से सटा हुआ रोमेनिया था, तो रोमेनिया अलाइड पावर के साथ हो गया। तो अब जब वॉर खत्म होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू चेकोस्लोवाकिया, नई कंट्री बनी, हंगरी नई कंट्री बनी, यूगोस्लाविया एंड पोलैंड, ठीक है। फिर वहां पे देखना यंग टर्क रेवोल्यूशन होगा, ऑटोमन एम्पायर डिवाइड हो रहा है ये बहुत जगह पे, तो ठीक है। अरब रिवॉल्ट की तो हमने बात करी ली, यंग टर्क मूवमेंट पे टर्की बन जाएगा, तो टर्की एक और नया कंट्री बन गया। और फिर रशिया का जो वेस्ट पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा, आप रशिया एंड द वर्ल्ड सीरीज सुनिएगा, मेरी 3 एपिसोड सीरीज है, बहुत छोटी सी सीरीज है, बट आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उस सीरीज में कि ये रशिया का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इतना क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो वहां पे समझ में आएगा। और इसमें एक प्रॉब्लम ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ कि रशिया जैसे ही कम्युनिस्ट बन गया तो ये सारे कैपिटलिस्ट नेशन उससे डर गए, ठीक है। तो उन्होंने पहले तो यही सोचा ना कि रशिया को थोड़ा सा मतलब कैसे हम लोग इसका कुछ फायदा भी उठा सकते हैं। तो फायदा ऐसे उठाया कि लेनिन वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये तो कैपिटलिस्ट वॉर है उनका कहना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, रशिया के वेस्टर्न पार्ट से कट कर दिया। क्या क्या कट किया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड बना दिया गया वहां के पोलिश जनता के लिए। पोलैंड छोटी सी पॉपुलेशन है पोलैंड की, बट पोलिश जनता की, बट उसको पूरा एक कंट्री बना दिया पोलैंड। और रोमेनिया का साइज थोड़ा और इंक्रीज कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं ये सारे नए नेशंस बने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। कौन कौन से, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया एंड टर्की। ये सारे ऑल दीज न्यू नेशंस विल बी ऑन द मैप आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और जो ट्रीटी ऑफ वर्साई जो उस पे जर्मनी पे थोपा जाएगा और जर्मनी पे कैसे उसका इम्पैक्ट आएगा, और किस तरीके से ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में वुड्रो विल्सन आ जाएंगे विथ हिज 14 पॉइंट प्रोग्राम। देखिए अमेरिका का क्या होता है, अमेरिका अपनी फेवर की जब भी कोई चीज़ करना चाहता है तो वो ऐसी कोई बहुत बड़ी सी आइडियोलॉजी दे देता है। ये मतलब उसका हमेशा हमने मतलब आप हिस्ट्री में कहीं पे भी देखेंगे अमेरिका विल ट्राई टू गिव सम आइडियोलॉजी, थोड़ा आइडियोलॉजिकल वो दिखाता है कि अरे ऐसा है। तो यहाँ पे भी अमेरिका ऐसा बोलेगा कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बट इट ट्राइज टू रैप इट्स फेवरेबल आइडियाज जो उनको फेवर करेगा इनटू सम काइंड ऑफ गुड ग्रेट साउंडिंग स्टफ। ये एकदम सही है और इसका हम देखेंगे कि वुड्रो विल्सन ने क्या किया, विल्सन 14 पॉइंट प्रोग्राम क्या था और कैसे वो कोई इतना पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना कोई उसका मतलब ऐसा कोई खास इम्पैक्ट होने नहीं वाला है और द वर्ल्ड विल गो टूवर्ड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये दो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं दो वॉर के बीच की जो शांति थी वो दूसरे वॉर की प्रिपरेशन ही चल रही है, ठीक है, क्योंकि इट विल गो स्लोली टूवर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्योंकि उसके सारे जो रीजंस है आप देखेंगे यहीं पर इसके रूट में ही दिखेंगे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो बातें हुई उसमें। तो हम वो सब डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड में, ठीक है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।